यदि आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है और आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पीसीओडी मिनिमल मेडिसिन के साथ में नेचुरल तरीके से किस प्रकार से ठीक किया जा सके, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इसके लिए हमने आपके क्वेश्चंस का और जो अक्सर पीसीओएस में समस्या आती हैं, इनके बारे में जानकारी लेने के लिए आज मुंबई की एक रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेणु अग्रवाल को कॉल किया है, जो आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और शी इज प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन मुंबई। इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केईएम मुंबई से कंप्लीट किया। अभी कांदिवली के अंदर इनका खुद का हॉस्पिटल है, वहां ये प्रैक्टिस करते हैं। तो जो अक्सर मेरे पेशेंट्स मेरे वीडियोस के अंदर कई जो डायबिटीज के हैं, ओबेसिटी के हैं, कई महिलाएं इस प्रकार के सवाल करती हैं जो पीसीओडी रिलेटेड हैं, और मैं ये देखता हूं कि उनके पूरी तरह से जवाब दे पाने में मैं कई बार असमर्थ होता हूं। तो उन सभी सवालों को कवर करते हुए आज का ये पॉडकास्ट हमने बनाया है। तो मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं डॉक्टर रेणु अग्रवाल से। रेणु जी नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो जो पेशेंट्स के अक्सर मैं देखता हूं कि क्वेश्चंस आते हैं पीसीओडी रिलेटेड, तो मैं चाहता हूं कि एक एक्सपर्ट की तरफ से उनके आंसर मिले तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो सबसे पहले मैं और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि दरअसल ये पीसीओएस है क्या, और कई बार इसको हम जाने अनजाने में कभी पीसीओडी बोलते हैं, कभी पीसीओएस बोलते हैं। तो एग्जैक्ट टर्म क्या है और इसमें किस प्रकार की समस्याएं महिलाओं को आती हैं? Thank you, Dr. Sanjeev, for calling me for the very first podcast. Thanks for my debut on social media. मैं प्रैक्टिसिंग गायनेक हूँ, चारकोप कांदिवली एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी या पीसीओएस। पहले पीसीओडी बोलते थे, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। आजकल पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इंडिया में बोले जाए तो पहले बोलते थे लगभग 5% औरतों को है, लेकिन अब बोलते हैं कि लगभग हर 5वीं औरत को पीसीओएस की समस्या है। सो बर्डन बहुत ज़्यादा है डिसीज़ का। हम उसे डिसीज़ ना बोलें तो बेहतर है, हम उसे एक सिंड्रोम की तरह ट्रीट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है जिसको कि कोई इलाज करके ठीक कर सकता है। ओके। सो अब जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर तो देम। आपका मतलब ये कहना है कि अब इसके केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा। पर किस स्पीड से? जैसे आप भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो उस समय इसका क्या प्रेवेलेंस था और अब क्या है? क्या फर्क आप पाते हैं आपके प्रैक्टिस के अंदर? व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, जब पीसीओएस पे लेक्चर होता था या क्लासेस लगती थी, तो वो होता है ना, पकाने आ गए ये शब्द बोलते थे हम लोग। लेकिन अब लगभग 50% से ऊपर जो पेशेंट्स हैं ओपीडी में, उनमें पीसीओएस से रिलेटेड समस्याएं हैं। ओहो, इतना अधिक हो चुका है? यस, ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो एक पैंडेमिक शिफ्ट हम लोग देखते हैं। 20 साल की मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। सो एक समय था जब हम लोग पेशेंट का शुगर, थायराइड ये तब चेक करते थे जब पेशेंट 30 साल से ऊपर का होता था। और आजकल अगर मैंने कोई 10-12 साल की बच्ची भी मेरे क्लिनिक में आई और मैं उसके ये टेस्ट किए बिना छोड़ दूं, तो मैं शायद गलत हूँ। तो इसलिए ये आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस। क्योंकि अभी आजकल कैसा देखा जा रहा है कि ओबेसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इवन फैटी लीवर के केसेस जो पहले काफ़ी कम आते थे, और जैसे मैं एक एमडी फिजिशियन से भी बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को बताया कि फैटी लीवर हमारे कोर्स के अंदर एक कोने में किधर लिखा रहता था उसके बारे में, और हम उतना ध्यान भी नहीं देते थे। जैसे आपने बताया कि अगर कोई पीसीओएस के बारे में पढ़ाने के लिए टीचर आते थे तो हम सोचते थे कि अरे ये पका रहे हैं, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ऐसी कई और भी इलनेसेस। अब जैसे एचआईवी के बारे में उस समय हमारे कोर्स में एक पैराग्राफ था, अब के स्टूडेंट्स के लिए पूरे टॉपिक के टॉपिक होंगे। तो उसी तरह से फैटी लीवर के बारे में बहुत कम बताया जाता था, जैसा आपने बताया पीसीओएस के बारे में कम बताया जाता था, पर अब इसके इंसिडेंसेस काफी अधिक बढ़ गए। तो क्या इसका कोई कोरिलेशन है फैटी लीवर से भी? जो फैटी लीवर है या पीसीओडी है या
ओबेसिटी है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। एक पैंडेमिक शिफ्ट हुआ है लोगों की खान पान में, उनकी लाइफस्टाइल में। खाना तो बहुत अच्छा हो गया है, और जंक फूड की तो अगर आप सब चीज़ों को एक लाइन से सीक्वेंस से रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम वही चीज़ खाने का नंबर शायद 6 महीने में आए, और दिमाग में रहेगा यार मैंने तो बहुत दिनों से खाया नहीं। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, लोगों में एक्सरसाइज करने का, घर के काम तक करने का टेंडेंसी कम हो चुका है। तो इन सब से जुड़ के ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ने से पीसीओएस हो रहा है, फैटी लीवर इज वन ऑफ द पार्ट, एंड ट्रीटमेंट लगभग सेम है। बराबर बराबर बराबर। तो इसमें बेसिकली किस प्रकार के सिम्टम आते हैं? अगर किसी को पीसीओएस की समस्या है तो पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करेगा, और जब वो लोग आपके क्लिनिक में आते हैं तो वो क्या कंप्लेंट्स देते हैं, फिर आपका डायग्नोसिस का क्या क्राइटेरिया रहता है इसके अंदर? पीसीओएस में अलग अलग एज ग्रुप के लोग अलग अलग समस्याओं के साथ आते हैं। सबसे पहले यंग टीनेज गर्ल्स तक भी आती हैं, ये कहते हुए कि भाई माएँ लाती हैं पीरियड नहीं आ रहा है। बच्चियों का वज़न कई बार बहुत ज़्यादा होता है। फिर कई औरतें शादी के बाद आती हैं, बच्चा नहीं ठहर रहा है। कई औरतें आती हैं कि बच्चा ठहर चुका है लेकिन एबॉर्शंस हो चुके हैं। कई बार अर्लीज में तो वो निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा समस्या डायबिटीज़ के बढ़ने की हम लोग देख रहे हैं। तो पीसीओडी का नेक्स्ट स्टेप इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। और अगर इन सब से बच के आगे निकल गए तो जैसा आप आजकल देखते और सुनते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर के जो केसेस बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, जो उसका स्पेक्ट्रम है, उसी का दूसरा एंड है। तो ये सब चीज़ें पीसीओएस में हो सकती हैं। थोड़ा क्या मैं भी मेरी प्रैक्टिस के अंदर एक्सपीरियंस करता हूँ। जैसे मैं प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिशियन भी हूँ, पर अब डायबिटीज़ को लेकर के भी काफ़ी सारा काम कर रहा हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ों के अंदर मैं देखता हूँ कि पीसीओएस के कई केसेस आते हैं। अब ऑर्थोपेडिक में कैसे आते हैं? कई छोटे बच्चे जिनके अंदर विटामिन डी का कमी है या फिर फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है, उसके कारण बच्चियों को नौकनी की समस्या आती है। अब बच्ची की उम्र है 12 साल 15 साल, वजन देखता हूं तो 60 किलो है, और 2 में से या 3 में से एक पेशेंट को, मतलब पूछता तो मैं सभी को हूं कि क्या इनको बच्ची को पीरियड्स का भी प्रॉब्लम है। बच्ची अगर 14 साल की है, 16 साल की है, 15 साल की है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे 3 में से एक बच्ची के पेरेंट्स बोलते ही हैं कि हाँ पीरियड्स इरेगुलर है, गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि वो ट्रीटमेंट तो ठीक है, पर क्या आपने ये सोचा है कि इसके वजन के कारण ये समस्या हो सकती है? तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ, और इसके बारे में शायद चर्चा उतनी हुई नहीं है। फिर दूसरा क्या देखता हूँ, जब मैं डायबिटीज के पेशेंट्स आते हैं, महिलाएं हैं 35 साल 40 साल, इवन आप डॉक्टर बिलीव नहीं करेंगे, मेरे क्लिनिक के अंदर 12 साल का पेशेंट आया, वजन 96 केजी और टाइप 2 डायबिटीज। तो जो हम सोचते थे कि 30 साल के बाद में डायबिटीज होने वाला है टाइप 2, 12 साल के बच्चे को, 16 साल की बच्ची को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, पीरियड्स पूरी तरह से रेगुलर हैं। तो इस तरह के केसेस आते हैं। तो अक्सर मैं मेरे जो वीडियोस बनाता हूं, ये सब्जेक्ट भी इसीलिए उठा क्योंकि मैं पेशेंट्स को बोलता हूं इसकी शुरुआत होती है फैटी लीवर से, एंट्री लेवल, फिर ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ेगा, डिसलिपिडीमिया होगा, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आएंगे, कभी बीपी आ सकता है, फिर हाइपोथायराइडिज्म, और पीसीओडी महिलाओं में सबसे कॉमन रूप में दिखता है। तो फिर लोगों के क्वेश्चंस आना चालू होते हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे बेहतर इसके ऊपर आंसर देने के लिए मेरे पास में नहीं है कोई, हॉस्पिटल से ही मैं किसी को बुलाऊं जिससे इसके प्रॉपर आंसर दे सकें, और अगर किसी पेशेंट को इसके बारे में आगे जानना है, कंसल्ट करना है, तो एटलीस्ट वी कैन एक्सेस यू, आवर टीम कैन एक्सेस यू एंड गिव देम गाइडेंस ऑन दैट। तो जब भी पेशेंट आपके पास में आता है तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, किस प्रकार से फिर आप उसको डायग्नोज करते हैं, क्या क्राइटेरिया है? सो क्राइटेरिया है पीसीओएस को डायग्नोज करने के। रॉटरडम क्राइटेरिया में हम 3 चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हैं। सबसे पहले रहता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। नॉर्मल हर एक औरत होती है, उसको तकरीबन 28-30 दिनों में, मैक्सिमम 30-40 डेज में एक बार एटलीस्ट पीरियड आना चाहिए। पीसीओएस जो औरतें होती हैं उनमें
जो पीरियड होता है वो साल में 5-6 बार ही आता है, ओलिगोमेनोरिया एंड एमेनोरिया, मतलब पीरियड आता ही नहीं है। अदरवाइज ये कितनी बार आना चाहिए एक नॉर्मल कंडीशन में? एकदम नॉर्मल है, 28-30 दिन में, मैक्सिमम 35 दिन में एक बार पीरियड आना चाहिए। दैट इज अ नॉर्मल साइकिल। 12 से 15 बार साल में? यस। ओके, मतलब इसमें ये घट करके फ्रीक्वेंसी 5-6, 8, 5 इस तरह की रह जाएगी। ओके। और कई बार आता ही नहीं है। कई औरतें ऐसी होती हैं जब तक दवा ना लें उन्हें पीरियड नहीं आएगा। मतलब दवाई लिया, एक साइकिल हो गया, फिर वापस अटक गए, फिर अटक गए। इस तरह के केसेस कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड रहता है एंड्रोजन, जो एक मेल हार्मोन है। औरतों में भी, आदमी और औरतों के दोनों के हार्मोन होते हैं, आदमियों में भी औरतें और आदमी के दोनों के हार्मोन होते हैं। लेकिन जब इनका बैलेंस खराब हो जाता है तो उसको हम लोग एक्सेस एंड्रोजन बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आती हैं उनमें रहता है एक्ने, एक्सेस फेशियल एक्ने रहते हैं। हर्स्यूटिज्म का मतलब होता है एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ। जैसे आदमियों में दाढ़ी और मूंछ की जगह पे बाल उगते हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो औरतों में और आदमियों में नंबर ऑफ हेयर पर स्क्वायर एरिया इक्वल होते हैं। बट आदमियों में चूंकि वो एंड्रोजन और मेल हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो उनकी ग्रोथ होती है, और फीमेल्स में वो हार्मोन्स नहीं होते हैं या कम होते हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो जब औरतों में ये मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उनमें भी हेयर ग्रोथ होने लगती है। बियर्ड एरिया, मुस्टैच एरिया, चेस्ट, बैक, हैंड, लेग। तो ये सेकंड पार्ट आता है हर्स्यूटिज्म। अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं, उसके स्कोरिंग सिस्टम हैं जिसके ऊपर से डिपेंड करके हम लोग डिफाइन करते हैं। कई फीमेल्स एक्सेसिव हेयर लॉस का कंप्लेंट करते हैं। या दैट इज थर्ड सिम्टम ऑफ एंड्रोजन। मतलब वो भी इसी से रिलेटेड है। सो जो मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, वर्टेक्स पे से जो हेयर लॉस होने लगता है, फुल लेंथ हेयर फॉल होता है। जो आप हेयर साइकिल देखेंगे उसमें जो अपना DHEA वगैरह का रोल रहता है, तो वो फुल हेयर को फॉल ऑफ करते हैं। सेम पैटर्न औरतों में भी होने लगता है। जबकि आप एक नॉर्मल औरत को देखेंगे तो कभी भी उसके टेम्पोरल इसमें हेड वर्टेक्स में हेयर सफिशिएंट होते हैं, हेयर फॉल नहीं होता है। तो ये हुआ सेकंड क्राइटेरिया एंड्रोजन सेंसिटिविटी होने के कारण। और थर्ड क्राइटेरिया होता है सोनोग्राफिक डायग्नोसिस, जिसमें कि ओवेरियन वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। नॉर्मल इट शुड बी लेस देन 10 cc। अगर वो 10 cc से ऊपर चला जाता है तो हम उसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी ऑफ ओवरी बोलते हैं कि वो दिख रही है। यहाँ एक दो चीज़ें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि यंग गर्ल्स आते हैं, तो यूजुअली एज ए गायनेक हम लोगों को ये मालूम है कि जब बच्ची का पीरियड शुरू होता है, आजकल काफ़ी जल्दी शुरू होने लग गया है। 9 ईयर्स तक की बच्चियों को, 8 ईयर्स तक की बच्चियों को पीरियड आने शुरू हो गए हैं। तो शुरू के 3-4 साल, 5 साल तक का टाइम जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोनल एक्सेस होता है उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। तो एक बच्ची जिसका अभी पीरियड जस्ट आना शुरू हुआ है और उसका अगर 1-2 महीना पीरियड नहीं आता है तो हम उसको PCOS लेबल नहीं करते। वी वेट फॉर दैट टाइम कि भाई ये इसका मैच्योर होने दो एक्सेस। हम लोग कभी भी उनको डायरेक्ट हार्मोन या कुछ और दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देते हैं। हम लोग पेरेंट को ही काउंसिल करते हैं कि छोटी बच्ची है, आप उनको आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व कीजिए, आप उनका न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन डाइट पे ध्यान दीजिए। तो कई बार ये मैच्योरिटी के बाद अपने आप सेटल आउट हो जाता है। बट अगर जब वो वॉक इन करते हैं और हमको लगता है कि बच्चियों का वज़न बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन बराबर नहीं है, दूसरी कोई और चीज़ें उनमें नज़र आती हैं, तो फिर हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि यू हैव टू पे मोर अटेंशन। सो इन तीनों में जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ओवेरियन मॉर्फोलॉजी है। कई बार नॉर्मल औरतें होती हैं, उनमें भी हमको ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिल जाता है, बट बाकी के क्राइटेरिया उनमें फिट नहीं बैठते हैं। सो वी डोंट टेल देम दैट दे आर हैविंग PCOS। आजकल एक चीज़ ज़रूर मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स दे वॉक इन विद अ सोनोग्राफी रिपोर्ट कि मेरी बच्ची को PCOS बोला गया है। तो ठीक है, सोनोग्राफिक क्राइटेरिया कई बार दिखाता है कि PCOS है, ओवेरियन वॉल्यूम बढ़े हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सभी बच्चियां PCOS ही हों।
So we always क्या counsel and क्या reassure उसमें them. कुछ ऐसा सिस्टिक चेंजेस वगैरह, फॉलिकल्स, ये सब भी देखना जरूरी रहता यस, उसमें ज़रूरी होता है, उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। है? बेसिक डिसीज पैटर्न क्या होता है कि ओबेसिटी के कारण जो हार्मोन बनते हैं वो ओवरी में जाते हैं, ढेर सारे फॉलिकल बनाने के लिए रिक्रूट किए जाते हैं फॉलिकल्स, बट उनमें से जो एक बन के अच्छे से फूटना चाहिए वो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन, ओवरी में से अगर एक अंडा बन के फूट जाता है तो बाकी के एट्रेटिक फॉलिकल चले जाते हैं और ओवरिन का साइज श्रिंक होके नॉर्मल हो जाता है। बट पीसीओएस में वो अंडा फूट नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। तो वो सारे पर्ल की तरह लेस देन 1 सेंटीमीटर के ढेर सारे 15-20 फॉलिकल ओवरी में इकट्ठा हो जाते हैं, ओवरी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो सोनोग्राफी में दिखता है एंड दे कॉल इट एज पीसीओडी पैटर्न। सो और दूसरा एक और क्लिनिकल क्राइटेरिया का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, दैट इज नोन एज एकेंथोसिस नाइग्रिकांस। हाँ, वो तो मैं आप डायबिटीज के पेशेंट में अक्सर लोगों को बोलता हूँ, गर्दन के चारों तरफ घेरे और आप दूर से देख के वॉकिंग पेशेंट का डिटरमिन कर सकते हैं कि इनका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो एकेंथोसिस नाइग्रिकांस में बेसिकली होता ये है कि नेक एरिया, आर्मपिट एरिया एंड सम पार्ट ऑफ बॉडी में डार्कनिंग ऑफ स्किन होना शुरू हो जाती है और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डार्कनिंग होती है। थोड़ा सा जो हल्का डार्कनिंग होता है कई लोगों में, लेकिन वो एक्स्ट्रा होता है और वो आप देख सकते हैं और वहाँ आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। साथ में स्किन टैग्स भी देखने में आते हैं, तो आप जरूर ध्यान से देखें। गर्दन के चारों तरफ घेरे आते हैं और एक्जिला के अंदर या फिर गर्दन के पीछे मस्से दिखाई देते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और मैं चीज जानना चाहूंगा कि ओबेसिटी को पहले रखा जाए या फिर पीसीओएस को पहले रखा जाए? यस, सी इट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो। कंसल्टिंग में जैसे पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा जब से पीरियड नहीं आ रहा है तब से मेरा वजन बढ़ रहा है। तो पीरियड ना आना वजन बढ़ने का कारण नहीं है, बल्कि उल्टा है कि वजन बढ़ने से पीरियड आना बंद हुआ है। क्योंकि मैं कई गायनेकोलॉजिस्ट को मैं कई बार जब ऑनलाइन भी सुनता हूँ तो उनका अक्सर कहना होता है कि बिकॉज ऑफ द पीसीओडी और वेट गेन इज देयर। तो मेरे को क्लियर दिखता है कि आजकल जो मैं डायबिटीज के पेशेंट्स के साथ में डिस्कशन करता हूँ और देखता हूँ तो पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ट होना चालू होगा, पैरेलल ओबेसिटी आएगा, देयर आफ्टर हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा और एफएसएच के थ्रू ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू होंगे। राइट, तो बराबर, मतलब पहले ओबेसिटी है देन पीसीओएस। एग्जैक्टली। सो एज यू टोल्ड द बेसिस ऑफ डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो पीसीओडी के पीछे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज जानना चाहूंगा कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस सब केसेस के पीछे कारण है, ओबेसिटी से रिलेटेड है, या फिर कई नॉन ओबीज फीमेल के अंदर भी ये समस्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे हम लोग पीसीओएस के पेशेंट्स देखते हैं उनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं, बच्चियां जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, वो ओबीज होती हैं, बट देयर इज समथिंग नोन एज लीन पीसीओ। ओके, तो इनमें बॉडी मास इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी कम होता है। एकदम थिन बच्चियां होती हैं, पतली दुबली बच्चियां होती हैं, लेकिन उन्हें भी पीरियड की समस्या होती है और उनके भी कई बार अगर सोनो किया जाए तो जो ओवेरियन मॉर्फोलॉजी है, जो ओवरी की बनावट है, वो पीसीओ जैसी दिखती है। सो अल्टीमेटली ये वही है कि अगर आपके पास में मांसपेशियां नहीं हैं तो आप जो भी ग्लूकोज वाला पदार्थ खा रहे हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए आपकी बॉडी में ऑर्गन नहीं है। तो ऐसी बच्चियों को वेट लॉस के लिए तो नहीं बोल सकते हैं, तो उन्हें हमें मसल बिल्टअप के लिए प्रोटीन डाइट। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ जो लोगों को भी कोरिलेट होगा। कई पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होती है, सी पेप्टाइड अच्छा है, फास्टिंग इंसुलिन अच्छा है, पर दुबले पतले हैं। तो उनके अंदर जब हम रीलुक करते हैं तो मालूम पड़ता है उनका कार्ब कंजम्पशन बहुत अधिक है और अपने इंडिया में तो वेजिटेरियन फूड ज्यादा करके है, ओनली कार्ब ही कार्ब आ रहा है। हमने फैट को भी कार्ब से रिप्लेस कर दिया और प्रोटीन पहले से कम था तो कार्ब और ओवरलोड हो गया। तो ये चीज मेरे को भी कई डायबिटीज के पेशेंट्स में देखने में आती है कि टाइप 2 डायबिटिक है पर दुबले पतले हैं, तो फिर उनका कार्ब कंजम्पशन ज्यादा है। पर क्या इन दो के अलावा कोई और कारण है जिसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, कार्ब कंजम्पशन ज्यादा ना हो, मसल मास भी ठीक ठाक हो, उसके बावजूद पीसीओडी हो? क्या इस तरह के केसेस कुछ हो सकते हैं?
पीसीओडी जो है, पीसीओएस जो है, वो एक एक्सक्लूजन का डायग्नोसिस है। आप आया और उसका मॉर्फोलॉजी देखा और आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीओडी है, पीसीओएस है। आपको दूसरी कंडीशन जो कि पीसीओ की तरह ही दिख सकती हैं, उन्हें रूल आउट करना होता है और उनके लिए आपको बेसिक टेस्ट करने ही होते हैं, राइट फ्रॉम योर हीमोग्लोबिन, शुगर, ग्लाइको एचबी, थायराइड। थायराइड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसके के कारण सेम पिक्चर आता है जैसे कि पीसीओएस है, तो थायराइड को देखना जरूरी है। एक और इसमें एक और चीज बोलूंगा कि इज थायराइड अ रीजन ऑफ पीसीओएस, क्योंकि उसमें भी वेट गेन होता है। थायराइड में पेशेंट की मॉर्फोलॉजी, साइन, सिम्टम जो है वो पीसीओ जैसे दिखेंगे, लेकिन अगर आप हार्मोन टेस्ट करते हैं और पेशेंट हाइपोथायराइड निकलता है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टोटल अलग होता है। वहाँ पे सिर्फ आपको थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन देंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। और पीसीओएस में थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन का कोई रोल नहीं है। इन शॉर्ट कि पीसीओएस का जो डायग्नोसिस है वो आप सिर्फ देख के और नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली अगर पेशेंट इरेगुलर मेंसेस के साथ में भी आता है तो भी एक सोनोग्राफी करना बेहद जरूरी है। आपको देखना होता है कि ओवरी में या पेट में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको बेसिक हार्मोनल और ब्लड चेकअप के वर्कअप जरूर करने चाहिए टू रूल आउट अदर डिसीजेस विच कैन लुक लाइक पीसीओएस। तो ये एक जरूरी बात है। अच्छा, अब क्या ये पॉसिबल है कि महिला को पीसीओएस है परंतु उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि ये प्रॉब्लम है, और क्या ऐसी स्थिति में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जैसे कंसीव नहीं हो पा रही? बिल्कुल। कई औरतें ओके होती हैं अगर उन्हें पीरियड नहीं आता है तो नहीं, पर कई औरतों को क्या रहता है कि उनको पता ही नहीं पड़ रहा है पीसीओएस है, पीरियड्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत हियर एंड देयर है, ब्लीडिंग थोड़ा कम है या फिर थोड़ा बहुत डिले हो गया, या हेयर्स फेस पे आ रहे हैं, उतना रियलाइज नहीं कर पा रहे। इस तरह का क्या रहता है कि अनडायग्नोज्ड पेशेंट चल रहे हैं और है उनको पीसीओएस। बेसिकली अगर इतने एक्सटर्नल फीचर्स हैं और पता चल रहा है और फिर भी अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तो अनडायग्नोज तो नहीं बोलेंगे, निग्लिजेंट जरूर बोलेंगे उसको। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, मे बी इग्नोरेंस और फाइनेंशियल इश्यूज और दे कंसिडर इट एज नॉर्मल, ऐसे भी होते हैं। सो कई पेशेंट हम लोगों के पास में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोफाइल रहता है जहाँ बच्चियों को मदर्स लेके आती हैं, फिर सेकंड प्रोफाइल रहता है टीनेज गर्ल्स हैं, 16, 18, 20 साल की बच्चियां हैं, उनकी भी मदर्स कई बार लाती हैं कि इनके पीरियड नहीं आ रहे हैं। थर्ड प्रोफाइल रहता है कि शादी हो गई है, कुछ महीने निकल चुके हैं, साल निकल चुके हैं, बच्चा नहीं ठहर रहा है। फोर्थ प्रोफाइल रहता है कि बच्चा ठहरा लेकिन खराब हो गया, एंड देन उसके वर्कअप में पता चला कि पेशेंट को पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। तो इस तरह के अलग अलग प्रोफाइल के पेशेंट आते हैं। और कुछ एक पेशेंट जो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि 2-3-4 महीने पीरियड नहीं आता है और फिर सडनली पीरियड आता है तो एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैवी ब्लीडिंग होने लगता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम थिक हो गई है यूट्रस के अंदर, जो हर महीने शेड ऑफ होनी चाहिए थी, निकलनी चाहिए थी, वो नहीं निकली, थिक हो गई है, और फिर जब वो निकलना शुरू करती है तो अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होता है। तो ऐसे केसेस भी हम लोग कई बार देखते हैं। और तो क्या ऐसे केसेस सर्जिकल इमरजेंसी बन सकते हैं? कभी कभी यस। और अगर वो पर्टिकुलर एज ग्रुप में है जहाँ लेडीज की उम्र 40 से ऊपर है तो एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा देखते हैं, तो हमें भी डर लगता है कि कहीं हम सादी पीसीओएस से डील कर रहे हैं या हम कोई बड़ी बीमारी जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर से डील कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में गायनेक डीएनसी और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी हो जाता है। तो अगर नट एंड शेल में देखा जाए तो इसके एग्जैक्ट कॉज क्या है, कारण क्या है? पीसीओएस के कारणों में आप सबसे पहला और सबसे ऊपर जो रख सकते हैं वो लाइफ स्टाइल चेंजेस है। सेकंड, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हो सकते हैं, और तीसरे में आप बोल सकते हो कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस है। मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। फर्स्ट कम्स इज लाइफस्टाइल। आजकल खूब अच्छा खाना है और पूरी आराम की जिंदगी है, पूरा समय मोबाइल और टीवी है। वैसे एक बात बोलूं, ये जो दौर चल रहा है ना, ये ऐसा दौर है प्लेनेट पर इंसान को खाने के लिए सबसे अधिक है। बिल्कुल। इस तरह की लाइफ ह्यूमंस की कभी नहीं रही। हर समय क्राइसिस बना रहता था फूड ग्रेन्स का। आज अभी से आप हमारे बचपन की तरफ चले जाएं,
तो हम सुनते थे कि अमेरिका से अनाज आ रहा है, गेहूं आ रहा है, वो भी लाल रंग का, ठीक है, और उसकी क्वालिटी हॉरेबल, तो इस तरह की स्थिति। और हमारे यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा अकाल पड़ा और बंगाल के अंदर लाखों लोगों की डेथ हुई। तो ह्यूमन हिस्ट्री अगर पीछे देखी जाए 10,000 साल की, तो उसके अंदर दिखता है कि फूड ग्रेन का हर समय शॉर्टेज रहा और अभी तो एबेंडेंस में है। अभी मैं ये देख रहा हूं कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थे, इन्फेक्शन वाली, वो तो कम हो रही हैं, पर नॉन कम्युनिकेबल बढ़ रही हैं। और इसके अंदर मोर ओवर जो मैं 20 से 22 तरह के इलनेसेस बताता हूं जो फैटी लिवर से हार्ट प्रॉब्लम तक जाते हैं, तो उसमें देख रहा हूं फूड का ही सबसे अधिक रोल है। यस, ओवर फीडिंग हो रही है, ओवर फीडिंग एंड नो एक्सरसाइज, नो मूवमेंट ऑफ बॉडी मसल्स, नथिंग। सो आप जो खा रहे हैं वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, और गलत तरीके के खाने भी बहुत बढ़ गए हैं। जहाँ देखो वहाँ तली हुई चीजें हैं, घी है, शक्कर है, मैदा है। अब यहाँ थोड़ा मैं आपसे डिफर होऊंगा। अगर हम घी और तली हुई चीजें सफिशिएंट रखें और मैदा को काफी कुछ कम कर दें, क्योंकि जो बाइफर्केशन जो मैं समझ पाता हूं कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट चला गया है 70% तक, प्रोटीन रह गया है हार्डली 10% या 15%, और फैट रह गया है वही 10 to 15%। अगर यहाँ हम फैट और प्रोटीन को बढ़ा दें तो बॉडी में सेटाइटी अच्छी आ जाएगी और कार्बोहाइड्रेट घट जाएंगी। सो वी कैन डील बेटर with this type of lifestyle disease. Correct. But when you have to deal with obesity, at that time these fats are also not good. Also important so in my personal experience, those obese PCO female, I have to tell them to cut on everything. Right. नहीं, उनको तो वजन अगर घटाना है तो गाइडेंस में भी जो दिया जाता है आप लोगों को, स्पेसिफिकली कहा जाता है कार्ब्स कट करिए और फैट कट करिए, क्योंकि आपको बॉडी के फैट को यूज करना है। तो अगर आप बाहर से फैट टॉप अप करेंगे तो बॉडी फैट कैसे कट होगा? तो आपको दो चीजों की डेफिशिएंसी क्रिएट करनी होगी, एक कार्बोहाइड्रेट की और दूसरी फैट की। और डाइट में आपको प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना पड़ेगा और लाइफ स्टाइल चेंजेस करने। हालांकि ये चीजें हम ट्रीटमेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे भी। इसके अपार्ट और क्या क्या कॉजेज आपको दिखते हैं? यस, सो एक्स्ट्रा सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप अपने आसपास देखिए, क्या 100 में से एक व्यक्ति भी रिलीजियसली गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करता है क्या? कई औरतों को मैं काउंसिल करती हूँ कि भाई आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या करके आए एक्सरसाइज? मैंने योगा शुरू किया है। फेयर इनफ, ओके। हाउ मेनी योगा पोस्चर्स? मैं 20 मिनट योगा करती हूँ। कितने पोस्चर? मैंने 3 योगा किए। नाउ यू कैन इमेजिन कि दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, मतलब वो भी आई वॉश है जिसका कि कुछ रिजल्ट नहीं है। सो लैक ऑफ एक्सरसाइजेज है, अबंडेंस ऑफ फूड है, रॉन्ग फूड है, और फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। आपने एक टर्म यूज किया था epigenetics, तो वो एग्जैक्टली क्या है? यस, आई विल कम टू दैट। फर्स्ट विल डील विद द जेनेटिक्स एंड देन विल कम टू द epigenetics। हम एशियन पॉपुलेशन में आते हैं और हम एशियंस बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसीजेस के लिए प्रीडिस्पोज हैं। मेटाबॉलिक डिसीजेस में आपका डायबिटीज़ आ जाता है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ये सब आ जाते हैं। तो हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इन बीमारियों के लिए है। डायबिटीज़ में अब 8 से 10 करोड़ पेशेंट ऑलरेडी हैं इंडिया में। हम सेकंड नंबर पर हैं चाइना के बाद। चाइना में 17 करोड़, यहाँ 10 करोड़, और इससे डबल ओबीज प्री डायबिटिक हो गए। 14 से 20 करोड़ के बीच में ओबीज और प्री डायबिटिक पॉपुलेशन। इंडिया में मैं एक और सिनेरियो की बात कर सकती हूँ, वो ये है अनडायग्नोस्ड केसेस। राइट, वही प्री डायबिटिक। कितने लोग हैं जो एनुअली जाके अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं? हार्डली फ्यू। जब वो बीमार होंगे तभी वो डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर भी अगर उनको 2 टेस्ट भी एक्स्ट्रा करने के लिए बोल दे तो दे रेज अ सस्पिशन एज इफ डॉक्टर इज डूइंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। तो ये जो एटीट्यूड है थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर में, इनके लिए ये सब जिम्मेदार हैं, और कई केसेस अनडायग्नोज जाते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना प्री डायबिटिक, तो चलो मालूम है, उसने टेस्ट किया है कि ये बॉर्डर पे आ चुका है, इसके ऊपर जाएगा तो हम डायबिटीज डिक्लेयर करेंगे। बट देयर आर सम जिन्हें मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। सो ये होता है। और जो हमारे
ईस्ट पार्ट के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे कम होता है जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है डायबिटीज वगैरह के लिए। एंड एपिजेनेटिक चेंजेस जो है वो एक रिसेंट मोस्ट चीज़ें मैं बोलूँगी इसमें ये होता है कि अगर सपोज एक मदर है जो आज पीसीओ है, उसके वूम में, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो इन एबनॉर्मल हार्मोन्स जो मदर की बॉडी में है उसको एक्सपोज हो रहा है। तो उस बच्चे की जो बॉडी है वो इस तरह से ट्यून हो जाएगी कि उसको आगे जाके पीसीओडी पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इट्स अ वेरी बिग फैक्ट। कैसे, मैं आपको इसको अलग तरीके से समझाना चाहूंगी। एक जनरेशन पहले डायबिटीज, हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम आप कब सुनते थे? जब इंसान 40, 45, 50 साल का हो जाता था। हमारी जनरेशन में हमने ये 35, 40 तक भी देखना शुरू कर दिया है। और अब जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उसमें हम 18, 20, 15, 16 साल में भी देख रहे हैं। तो क्या अब नेक्स्ट जनरेशन को पैदा होते से ही पीसीओएस हो जाएगा? मतलब पीसीओएस अगर होगा तो साथ में रिलेटेड इलनेस भी आएंगी। फनी थिंग, बट आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यस, अगर हम नहीं समझे तो वो हो भी सकता है। बराबर। इसी तरह का हमारा डाइट पैटर्न रहा। 12 साल का बच्चा डायबिटीज के साथ में आ रहा है 96 kg वेट। यस, दैट पेशेंट स्पेसिफिकली फ्लीइंग फ्रॉम नेपाल बॉर्डर, गोरखपुर से स्पेसिफिकली यहाँ पर आया फादर, क्योंकि उसके 12 साल के बच्चे को डायबिटीज हो गया। वेरी ट्रू। तो डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि ओबेसिटी के केसेस के अंदर पीसीओएस की समस्या काफी देखी जाती है, तो आप किन पेशेंट्स को ओबीस कहेंगे, किन्हें हेल्दी कहेंगे, किन्हें स्लिम कहेंगे? क्या उसका भी कोई क्राइटेरिया है? बिल्कुल। ऐसे तो एक स्टैंडर्ड है जिसको कि बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। तो जो ऑफ रिकॉर्ड हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि आपने जो एक फार्मूला बताया था कि पेशेंट की हाइट इन सेंटीमीटर, आदमियों में 100 माइनस कर लीजिए और औरतों में 105 माइनस कर लीजिए, तो ये एक अप्रोक्सीमेट जो स्टैंडर्ड वेट है उतना होना चाहिए। देखिए, मैंने कई वीडियोस में ये डिस्कस भी किया है, और जैसे मेल की अगर हाइट 160 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 घटा देंगे तो 60 किलो आइडियल वेट है। फीमेल के केस में अगर 160 सेंटीमीटर हाइट है तो 105 घटा देंगे तो 55 केजी इज आइडियल वेट। 55 से 60 तक रेंज कर सकते हैं। पर क्या इसके अपार्ट और भी कोई क्राइटेरिया है जिन्हें देखना चाहिए? अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो है वेस्ट हिप रेशियो। अब हाँ, ये कैसे निकालते हैं? वेस्ट का मतलब होता है अम्बलिकस के जो पास जो सबसे नैरोएस्ट एरिया होता है, वहाँ पे एक इंच टेप लेके आपको मेजरमेंट लेने होते हैं। वो मेजरमेंट कितने हैं वो, और हिप का जो एरिया होता है, जो मैक्सिमम मेजरमेंट होते हैं वो लेना होता है और डिवाइड करके रेशियो निकालना होता है। मतलब कमर पर मिनिमम और हिप पर जहाँ पर मैक्सिमम घेरा है, that you need to take out और इसका रेशो निकाला जाता है। ऑब्वियसली हिप जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और वेस्ट जो होता है वो कम होता है। तो वेस्ट और हिप के रेशो हमेशा कम होते हैं, 1 से कम होते हैं। तो 0.8 तक अगर ये रहा रेशो तो हम उसको अच्छा मानते हैं। उसके ऊपर अगर जाता है तो उसको एबनॉर्मल मानते हैं। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि पीसीओएस जो होता है उसमें जो एब्डोमेन, पेट के अंदर, बाहर पेट की जो चर्बी है वो, हिप एरिया और थाई एरिया में जो चर्बी जमती है वो सबसे खराब मानी जाती है। बराबर। हाँ, विसरल फैट एंड ट्रंकल ओबेसिटी। तो ये जो ओबेसिटी या ये जो फैट डिपोजिशन होता है, ये जो चर्बी होती है, ये सबसे ज्यादा खराब हार्मोन्स को सपोर्ट करती है। तो अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि इन एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि इनको अगर आप घटाते हैं तो आपको पीसीओएस के ट्रीटमेंट में और रिवर्सल में ज्यादा फायदा मिलता है। बराबर। हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ। जब आप लो कार्ब डाइट के अंदर जाएंगे तो आपका लिवर प्रोसेस करेगा अपने अंदर रखे हुए शुगर को, उसके बाद में फैट को। जब लिवर आपका प्रोसेस करेगा उस फैट को और उससे फिर कीटोन बॉडीज बनेंगे एनर्जी के रूप में यूटिलाइज होने को, तो लिवर के पास क्या है? आपका पेट। तो वहां से फैट ज्यादा निकलेगा। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाएंगे तो देखेंगे कि आपका विसरल फैट, टमी और हिप से भी फैट कम हो रहा है। और दूसरा, अगर आपको अपनी कमर कितनी होनी चाहिए वो अगर क्राइटेरिया देखना है तो आपका हाइट सेंटीमीटर में निकालें, उसको डिवाइड करें 2 से
उतना आपका कमर का घेरा होना चाहिए, एटलीस्ट बेयर मिनिमम। जैसे अगर 160 सेंटीमीटर आपका हाइट है तो 8 दूनी 16, 80 सेंटीमीटर आपके कमर का घेरा उससे कम होना चाहिए। तो ये आपने काफी अच्छा चीज लोगों को बताया, इससे उनको हेल्प मिलेगा ये समझने में कि आप नॉर्मल हैं या आप हेल्दी हैं या आप ओबीज हैं। सो दैट विल हेल्प यू टू सेट अ बेंचमार्क। तो इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हमने कुछ सवालों के बारे में जाना। अब आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसके पीछे जो एग्जैक्ट साइंस है पीसीओएस के पीछे वो और इसके ट्रीटमेंट के पार्ट के बारे में जानेंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे के वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। और यहाँ मैं आपको एक और मतलब ये सेशन क्लोज करने के पहले मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। मेरे पास में ऐसे कई पेशेंट हैं जिनको ओबेसिटी है, साथ में पीसीओएस का प्रॉब्लम है। तो क्या हम इस तरह का कुछ उनके लिए प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर ओबेसिटी को हम अलग से डील करें, गायनिक इश्यूज जो हैं जो उनका मेडिसिनल पार्ट है वो आप हैंडल करें, इसके साथ में जो एक्सरसाइज और योगा के जो स्पेसिफिक गाइड करने के लिए ट्यूटर्स टीचर्स हैं वो अपने पार्ट को गाइड करें। तो क्या इस प्रकार का एक पैकेज जैसा हम लोग डायबिटीज के अंदर मरीजों को देते हैं, क्या इस तरह का कुछ वर्कआउट किया जा सकता है? क्या वो हेल्प करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पीसीओएस भी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट मांगता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक गायनिक बैठ के आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल सके। आपको न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है जो आपको प्रॉपर डाइट के लिए गाइड कर सके, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, प्रोटीन सोर्सेज। सेकेंड, आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है जो आपको गुड एक्टिविटी, जो आपके फुल बॉडी के लिए अच्छी एक्सरसाइज है उनको डिज़ाइन कर सके। आपको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो सकती है जो कि इस तरह की जो बच्चियां होती हैं उनमें बहुत सारे बॉडी इमेज के इशू होते हैं, उनको अपने लुक्स के लिए इश्यूज होते हैं, एक्ने, हर्सिटिज्म की बहुत सारी समस्याओं से वो जूझते हैं। तो स्किन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है जिसके लिए कि इस तरह के प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रोग्राम का स्कोप बनता है और इससे डेफिनेटली लोगों को हेल्प मिलेगा। तो श्योरली हम लोग इस प्रकार के प्रोग्राम जैसे हम डायबिटीज के लिए रन करते हैं, आने वाले समय के अंदर पीसीओएस, ओबेसिटी रिलेटेड इश्यूज से भी डील करने के लिए इस प्रकार के कोर्सेज आपके लिए लाएंगे। तो मैं इसके आगे इस एपिसोड को तो हम यहीं क्लोज करेंगे, पर आने वाले एपिसोड के अंदर हम इन लेंथ चर्चा करेंगे कि इसके पीछे क्या साइंस है, उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या है जिसमें आप मिनिमल मेडिसिन, मैक्सिमम लाइफस्टाइल चेंजेस और बाकी के सपोर्ट के साथ में अपने पीसीओएस को ट्रीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।